नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देख रहे हैं ब्रिज मैनुअल का एमसीक्यू, वो भी रेफरेंस के साथ, और ये हमारा रहेगा आज का पार्ट नंबर 5 देख रहे हैं दोस्तों। और यदि आप एएन और जे की तैयारी करते हैं तो प्ले स्टोर पे हमारा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है LDC क्रैकर। गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और करने के बाद आप अपनी पूरी तैयारी यहाँ से आराम से कर सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पे एएन और जेई का मटेरियल्स डाला हुआ है, पूरा टेस्ट डाला हुआ है, प्रैक्टिस टेस्ट डाला हुआ है, नोट्स डाला हुआ है, सारे मैनुअल्स का चैप्टर वाइज टेस्ट डाला हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट डाला हुआ है, अकाउंट डाला हुआ है, राजभाषा डाला हुआ है, ऑल थिंग्स मिल जाएगा दोस्तों। दूसरी बात, टेक्निकल का प्रश्न जितने अभी तक एग्जाम में आए हैं वो सब अलग करके सेपरेट वहाँ डाला हुआ है ताकि आपसे टेक्निकल न छूटे। हमारा पूरा प्रयास किया गया है। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और तैयारी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम सीधा आज का प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों कह रहा है पीरियोडिकल थ्रो पेंटिंग इन एरिड जोन। एरिड जोन के लिए पीरियोडिकल थ्रो पेंटिंग क्या है? तो आइए पहले देखते हैं। पारा नंबर 217 का 5 में लिखा है पीरियोडिक थ्रो पेंटिंग में द इंटायर स्टील वर्क ऑफ गर्डर शुड बी पेंटेड एट रेगुलर इंटरवल्स विच में वेरी फ्रॉम 6 ईयर इन ए एरिड जोन। एरिड जोन का कितना है दोस्तों? 6 ईयर है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों पीरियोडिकली थ्रो पेंटिंग इन हाईली कोरेसिव एरिया। हाईली कोरेसिव एरिया है, वहाँ जो पेंटिंग होगा पीरियोडिकली वो कितने सालों पे होगा? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 ईयर पे होगा, ईयरली होगा। कहाँ लिखा हुआ है? तो ब्रिज मैनुअल का पारा नंबर 217 का 5 में दिया हुआ है दोस्तों। ये मैं लिख नहीं पा रहा हूँ सभी में। AIRBM का 2024 का लेटेस्ट मैनुअल है, उससे लिया गया हुआ पारा नंबर 217 का 5। पॉइंट नंबर 5 का पढ़ते हैं पीरियोडिकल थ्रो पेंटिंग। देखिए दोस्तों, द इंटायर स्टील वर्क ऑफ गर्डर शुड बी पेंटेड एट रेगुलर इंटरवल विच में वेरी फ्रॉम 6 ईयर इन एरिड जोन, एरिड जोन का 6 ईयर, एंड 1 ईयर इन हाईली कोरेसिव एरिया। हाईली कोरेसिव एरिया में कितना? 1 ईयर होगा इसका क्या? पीरियोडिक थ्रो पेंटिंग। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। At least one layer of coating must be applied within dash hours of blasting। कह रहा है कि ब्लास्टिंग के कितने घंटे के अंदर आपको कम से कम 1 लेयर का कोटिंग चढ़ा देना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 आवर्स के अंदर ही आपको 1 लेयर का कोटिंग चढ़ा देना चाहिए, ब्लास्ट के 4 घंटे के अंदर। कहाँ लिखा हुआ है? तो ब्रिज मैनुअल में आ जाइए, पारा नंबर 218 का 1 का डी में पढ़ते हैं। डी नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ? एट लीस्ट 1 layer of coating must be applied within 4 hours of blasting। ब्लास्टिंग के 4 घंटे के अंदर आपको 1 लेयर का कोटिंग चढ़ा देना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4 आवर्स। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा द सरफेस मस्ट बी फिनिश्ड टू द स्पेसिफाइड थिकनेस विद इन द डैश ऑफ ब्लास्टिंग। यानी कितने घंटे के बाद कह रहा है कि फिनिश्ड टू द स्पेसिफाइड थिकनेस कर देना है आपको। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 218 का 1 का डी में लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ से पढ़िए द सरफेस मस्ट बी फिनिश्ड टू द स्पेसिफाइड थिकनेस विद इन 8 आवर ऑफ द ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग के 8 घंटे के अंदर आपको उसको सरफेस को क्या कर देना है? फिनिश्ड कर देना है। सारा काम आपको क्लियर हो जाना चाहिए, थिकनेस उसका इक्वल हो जाना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? 8 घंटे के अंदर। 4 घंटे के अंदर तो है उसका फर्स्ट कोट चढ़ाना है। यहीं पे लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 लेयर ऑफ द कोटिंग मस्ट बी अप्लाइड विद इन 4 आवर्स। 4 घंटे के अंदर में पहला कोट चढ़ जाएगा और 8 घंटे के अंदर में क्या हो जाएगा? वो फिनिश्ड हो जाएगा पूरा थिकनेस उसका। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ड्यूरिंग फिनिशिंग कोट ऑफ द पेंटिंग द सेकंड कोट शैल बी डैश। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों जिंक क्रोमेट प्राइमर। कहाँ लिखा हुआ ये? आ जाइए पॉइंट नंबर पारा नंबर 218 का 1 का 4 में ब्रिज मैनुअल 2024 का कह रहा है दोस्तों। पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं फिनिशिंग कोट ऑफ पेंटिंग। इसमें पॉइंट नंबर पढ़िए बी नंबर। क्या कह रहा है? द सेकंड कोट शैल बी जिंक क्रोमेट प्राइमर होना चाहिए। सेकंड कोट क्या होना चाहिए दोस्तों? जिंक क्रोमेट प्राइमर। तो हमारा यही था आंसर, जिंक क्रोमेट प्राइमर। अब आप पूछेंगे सेकंड
सेकंड कोट तो बता दिए, फर्स्ट कोट क्या है तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर द मेटलाइजिंग एनी ऑयल ग्रीसिंग शैल बी रिमूव्ड थ्रू द वॉश विथ द सुटेबल थिनर एंड अलाउड बाई 15 मिनट्स। द पेंटिंग may be applied by brush or by spray. The first coat shall be wash primer. फर्स्ट कोट किससे करना है, प्राइमर से सिर्फ वॉश करना है आपको। तो फर्स्ट कोट है प्राइमर से वॉश करना है, सेकंड कोट है आपको जिंक क्रोमेट प्राइमर का उपयोग करना है, किसमें, फिनिशिंग कोट पेंटिंग में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग फिनिशिंग कोट ऑफ पेंटिंग थर्ड एंड फोर्थ कोट्स शैल बी। थर्ड और फोर्थ जो कोट होगा वो किस चीज़ का पेंट होगा, किसका पेंट होगा, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्यूमिनियम पेंट। आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम पेंट। कहाँ लिखा हुआ है, तो ब्रिज मैनुअल का पारा नंबर 218 का 1 का 4 में आ जाइए पॉइंट नंबर बी का, ये लाइन पढ़ते हैं। द थर्ड एंड फोर्थ कोट शैल बी एल्यूमिनियम पेंट। एल्यूमिनियम पेंट होना चाहिए किसका, थर्ड कोट में भी और फोर्थ कोट में भी। तो आंसर हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम पेंट। किस केस में, फिनिशिंग कोट ऑफ द पेंटिंग, जब आप फिनिशिंग कर रहे हैं उस केस में थर्ड और फोर्थ जो कोटिंग चढ़ेगी वो किसका चढ़ेगी, एल्यूमिनियम पेंट का चढ़ेगा, एल का चढ़ेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है मेंटेनेंस पेंटिंग ऑफ मेटलाइज गर्डर। मेटलाइज गर्डर का मेंटेनेंस पेंटिंग कितने सालों में होता है। ये तो बहुत वीवीआई प्रश्न दोस्तों, हम लोग जानते भी हैं। 1 इन 5th ईयर, 5 सालों में मेंटेनेंस पेंटिंग होता है किसका, मेटलाइज गर्डर का, 5 ईयर्स में। तो आंसर हो जाएगा 5 ईयर। कहाँ लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। अच्छा ये पारा नंबर 218 का 1 का 4 में लिखा हुआ है ब्रिज मैनुअल में, और ये भी मैनुअल है कब का, 2024 का। कहाँ लिखा हुआ है पढ़ते हैं लास्ट लाइन, 1 इन 5 ईयर्स। चलिए शुरू से पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों सीधा मैनुअल पे लेके आ गए हैं, वहाँ मेरा पूरा प्रिंट नहीं आया था। देखिए यहाँ पे पारा नंबर 218 में आ गए हैं। 218 का 1 का 5 में चलते हैं, तो हमारा 1 का 5 में थोड़ा सा और ऊपर ले जाना पड़ेगा इसको। आ जाइए 2 चल रहा है, 3 4, ये आ गया 5। देखिए 5 में क्या है, मेंटेनेंस पेंटिंग ऑफ द मेटलाइज गर्डर का पॉइंट नंबर बी का पढ़िए यहाँ पे। 1 in 5 years at a such closure intervals as specified। मेंटेनेंस पेंटिंग जो आपको करना है मेटलाइज गर्डर का 5 सालों में एक बार करना है, या फिर और भी इससे क्लोजर टाइम में कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1 in 5 year 4 ऑप्शन, मेंटेनेंस ऑफ पेंटिंग ऑफ मेटलाइज गर्डर का। ये हमारा पूरा नहीं आया था, इस चलते हम आपको मैनुअल में जा करके दिखा दिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कह रहा है फॉर एपॉक्सी बेस पेंट ड्यूरिंग सरफेस प्रिपरेशन रिमूव्ड ऑयल और ग्रीस फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय। कह रहा है कि एपॉक्सी पेंट के दौरान जब आपको सरफेस प्रिपरेशन करना हो तो ऑयल और ग्रीस जो सरफेस से आप हटाएंगे मेटल सरफेस से, वो किससे हटाएंगे, क्या किरोसिन से हटाएंगे, पेट्रोलियम से हटाएंगे, या थिनर से हटाएंगे, या पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से हटाएंगे। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से सरफेस को प्रिपरेशन करना है, यानी साफ करना है। किस केस में, एपॉक्सी बेस्ड पेंट जब आपको करना है तब इस केस में। कहाँ लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। पारा नंबर 218 का 2 पढ़िए, पॉइंट नंबर 2 इपॉक्सी बेस पेंट का पॉइंट नंबर 1 सरफेस प्रिपरेशन। ठीक है, सरफेस प्रिपरेशन में आ जाइए। फर्स्ट नंबर पॉइंट ए क्या कह रहा है, रिमूव ऑयल और ग्रीस फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय यूजिंग पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट, जिसका कोड भी दिया हुआ सॉल्वेंट 2IS 1745। ये पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का IS है दोस्तों 1745। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछता है, तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये याद कर सकते हैं कि सरफेस प्रिपरेशन में किसका प्रयोग किया जाता है एपॉक्सी बेस पेंट के दौरान, तो होगा आंसर पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन। प्रश्न कर रहा है विच इज नोट टाइप ऑफ बीरिंग। कह रहा है इनमें से कौन सा बीरिंग का टाइप नहीं है। PTFE है, रॉकर एंड रोलर है, इलास्टोमेरिक है, DFT है, कौन है चारों में से। तो दोस्तों हम बता दें कि DFT इन चारों में से
बीरिंग का टाइप नहीं है, बाकी सभी बीरिंग का टाइप है। PTFE भी बीरिंग का टाइप है, रॉक एंड रोलर भी बीरिंग का टाइप है, और इलास्टोमेरिक भी बीरिंग का टाइप है। एक और नहीं लिखा हुआ उसमें, वो भी होता है स्लाइड बीरिंग, वो भी क्या है, एक बीरिंग का टाइप है। पर ये कहाँ से लिया गया हम आपको बताते हैं। आ जाइए पारा नंबर 222 ब्रिज मैनुअल का। देखिए टाइप ऑफ बीरिंग में नीचे टाइप को मैं हाईलाइट कर दिया हूँ ताकि आपको समझ में आए। पॉइंट नंबर ए देखिए, स्लाइड बीरिंग पहला टाइप। टाइप बी रॉकर एंड रोलर बीरिंग। टाइप सी इलास्टोमेरिक बीरिंग। टाइप डी PTFE बीरिंग। 4 प्रकार के बीरिंग होता है दोस्तों, और चारों यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। तो जिसमें DFT कहीं पे नहीं है, देखिए इसमें स्लाइडिंग बीरिंग, रॉकर बीरिंग, इलास्टोमेरिक और PTFT। DFT बीरिंग नहीं है। DFT दरअसल होता ही जो है कहाँ, ये पेंटिंग में उपयोग किया जाता है। पिछले वाला क्लास में हम लोग इस पर अच्छे से डिस्कस किए थे। DFT का मतलब ड्राई फिल्म थिकनेस है, और ये पेंट का थिकनेस मेजरमेंट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो DFT बेरिंग से कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारे ये तीनों आंसर सही है, ये हमारे गलत एंट्री था। तो आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि प्रश्न था विच इज नोट टाइप ऑफ बेरिंग, इनमें से कौन सा बेरिंग का टाइप नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बहुत VVI है, 30% में ये पूछ चुका है 1-2 बार प्रश्न को, जो ये प्रश्न अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको टॉप VVI में रख सकते हैं आप। क्या प्रश्न है, रॉकर एंड रोलर बेरिंग परमिटेड, यानी परमिटिंग क्या परमिट करता है, रोटेशन ओनली परमिट करता है क्या, कि सिर्फ ट्रांसलेशन ओनली परमिट करता है, या रोटेशन एंड ट्रांसलेशन दोनों करता है, या रोटेशन एंड ट्रांसलेशन रिस्पेक्टिवली करता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर 4 होगा, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन रिस्पेक्टिवली करता है। देखिए ऑप्शन बहुत क्लोज दिया हुआ है, जल्दी जल्दी में आप बोथ मार देंगे, लेकिन बोथ नहीं होगा आंसर, रिस्पेक्टिवली होगा आंसर। क्यों, क्योंकि रोकर जो है वो करता है रोटेशन, और जो रोकर है वो करता है ट्रांसलेशन। कहाँ लिखा हुआ है, हमारा ब्रिज का मैनुअल, लेटेस्ट ब्रिज मैनुअल 2024 वाला में पारा नंबर 222 का पॉइंट 1 टाइप ऑफ बीरिंग का आ जाइए B पॉइंट में। देखिए देखते हैं रोकर एंड रोलर बीरिंग के बारे में। विथ और विदाउट ऑयल बाथ, यानी दोनों रोकर और रोलर बीरिंग का प्रयोग किया जा सकता है, ऑयल के साथ फिर और विदाउट ऑयल के साथ फिर। क्या लिखा हुआ है, परमिटिंग रोटेशन एंड ट्रांसलेशन रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है दोस्तों, फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट के लिए, सेकंड वाला सेकंड के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो रोकर है वो रोटेशन के लिए उपयोग होगा, और जो रोलर है वो ट्रांसलेशन के लिए उपयोग होगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, बोथ वाला नहीं होगा, रिस्पेक्टिवली वाला होगा। तो रोटेशन एंड ट्रांसलेशन में रोकन रोलर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑयल बाथ बीरिंग आर जनरली प्रोवाइडेड फॉर न्यू गडर्स ऑफ a span above and for dash अदर ओपन वेव गडर। कह रहा है कि ऑयल बाथ बीरिंग का प्रयोग नॉर्मली तो न्यू गडर ब्रिज में किया जाता है, लेकिन उसका स्पैन कितना मीटर ज़्यादा होने से आप ऑयल बाथ का प्रयोग कर सकते हैं। ऑयल बाथ नॉर्मली दोस्तों बीरिंग के केस में प्रयोग होता है। बीरिंग को ऑयल बाथ में तेल में रखा जाता है, ऐसा समझिए आप, तेल में डुबो के उसको रखा जाता है बीरिंग को। तो आइए पहले हम देखते हैं पारा नंबर 222 का B का पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए हाईलाइट करके रखा हूँ मैं इसको, और थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट नज़र आए। ये देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए वाले हाईलाइटेड पोर्शन। ऑयल बाथ बीरिंग आर जनरली प्रोवाइडेड फॉर न्यू गडर, ठीक है, ऑफ अ स्पैन एबव 76.2 मीटर फॉर अदर ओपन वेव गडर्स। तो कितना होगा, 76.2 मीटर से ज़्यादा रहने पर होगा, है ना। तो आंसर हमारा हो जाएगा 76.2 मीटर एंड एबव। तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो हमारा क्लियर हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विच बीरिंग परमिटिंग रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। कौन सा बीरिंग रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों परमिट करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, PTFE क्या ये करता है, इलास्टोमेरिक बीरिंग क्या ये करता है, रोकन रोलर बीरिंग क्या ये करता है। यस, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। कहाँ लिखा हुआ है, आज ये देखते हैं PTFE के बारे में। पहला पॉइंट से चलते हैं। देखिए PTFE बीरिंग परमिटिंग रोटेशन एंड ट्रांसलेशन दोनों करता है, ठीक है। फिर क्या है इलास्टोमेरिक बीरिंग, इसको देखते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है, C नंबर पॉइंट में आइए।
इलास्टोमेरिक बीरिंग लिखा हुआ है परमिटिंग रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है, यानी ये भी हो गया, दोनों हो गया। अब क्या है रॉकन रोलर बीरिंग, ये क्या करता है, पॉइंट नंबर बी आइए, रोकन एंड रोलर बीरिंग ये भी परमिट हमारा क्या करता है, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन रिस्पेक्टिवली, लेकिन ये क्या करता है, रिस्पेक्टिवली करता है, एक करता है रोकर, एक करता है ट्रांसलेशन, पर दोनों एक दूसरे के कोरिलेट है। तो आंसर हो गया हमारा ऑल ऑफ दीज। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। फुल फॉर्म ऑफ, प्रश्न है हमारा फुल फॉर्म ऑफ PTFE बीरिंग, जो अभी हम लोग बीरिंग का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों। 4 प्रकार के बीरिंग अभी देखे हम लोगों ने, स्लाइड बीरिंग देखे, रॉकर एंड रोलर बीरिंग देखे, PTFE बीरिंग देखे, इलास्टोमेरिक बीरिंग देखे। तो PTFE बीरिंग का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ये बीरिंग है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों ये ब्रिज मैनुअल में कहीं इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ नहीं है। ये तो लिखा हुआ कहाँ मिलेगा आपको, पहले हम आपको इसका फुल फॉर्म बता देते हैं कि इसका फुल फॉर्म होता है PTFE का पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन, इसका फुल फॉर्म होता है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। 1 नंबर सही आंसर है। ये लिखा हुआ है ब्रिज स्टैंडर्ड 80 में, ब्रिज स्टैंडर्ड 80 का एनेक्सियर 1 में ये मेंशन किया हुआ है दोस्तों, 1 में मेंशन किया हुआ है। देखिए ब्रिज स्टैंडर्ड एनेक्सियर 1 में आ जाइए तो PTFE का फुल फॉर्म देखिए लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन फॉर पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन, PTFE दिया हुआ है। तो यहाँ से हमने प्रश्न को उठाया है। तो आप इसको खोजना हो तो आप ब्रिज स्टैंडर्ड 80 में एनेक्सर 1 में जाइएगा तो आपको ये मिल जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है, पढ़ते हैं, ऑल बीरिंग शुड बी जनरली क्लीन्ड एंड ग्रीस्ड वंस इन। कह रहा है कि जो बीरिंग है वो जनरली कितने दिनों में क्लीन और ग्रीस किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा, 3 ईयर्स आंसर हो जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है, तो 222 का पारा नंबर 2 में ब्रिज मैनुअल में लिखा हुआ है, पढ़ते हैं मेंटेनेंस ऑफ स्लाइडिंग एंड रोलर एंड रॉकर बीरिंग में पढ़ते हैं ऑल बीरिंग्स शुड बी जनरली क्लीन्ड एंड ग्रीस्ड वंस इन 3 ईयर्स। 3 सालों में एक बार आपको क्या करना है, क्लीन्ड एंड ग्रीस्ड करना है बीरिंग का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, द ऑयल इन ऑयल बाथ बीरिंग मस्ट बी चेंज कंप्लीटली वंस इन एवरी डैश ईयर। कह रहा है कि जो बीरिंग में ऑयल होता है, जो ऑयल बाथ में रखा रहता है, उस ऑयल बाथ को कंप्लीटली आपको कितने दिनों में चेंज करना है, ये है प्रश्न दोस्तों। तो आंसर है 5 साल में उसको आपको चेंज करना होता है। कहाँ लिखा हुआ है, तो आ जाइए पारा नंबर 222 का F में ब्रिज मैनुअल में दिया हुआ है, और का F पढ़िए, लास्ट लाइन पढ़ते हैं दोस्तों, द ऑयल इन ऑयल बाथ बीरिंग मस्ट बी चेंज्ड कंप्लीटली वंस इन 5 ईयर्स। क्लियर लिखा हुआ है दोस्तों, 5 सालों में एक बार आपको ऑयल को चेंज करना है ऑयल बाथ में जो रखा हुआ है बीरिंग के लिए। तो आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स। अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, माइनर ब्रिज आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन। कह रहा है दोस्तों माइनर ब्रिज जनरली कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, क्या नेशनल हाईवे पे प्रोवाइड किया जाता है, नहीं। क्या मेजर रिवर्स पे प्रोवाइड किया जाता है, नहीं। किया जाता है लोकल ड्रेनेज क्रॉसिंग, फील्ड चैनल्स एंड कैनाल क्रॉसिंग में किया जाता है माइनर ब्रिज का उपयोग। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर, सी क्रॉसिंग में नहीं किया जाता है। और ये मेंशन कहाँ है दोस्तों, आ जाइए पारा नंबर 301 में दिया हुआ स्पष्ट लिखा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ माइनर ब्रिज में पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1, माइनर ब्रिज आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन लोकल ड्रेनेज क्रॉसिंग, फील्ड चैनल्स एंड एट कैनाल क्रॉसिंग। कैनाल क्रॉसिंग में भी हम लोग माइनर ब्रिज का प्रयोग करते हैं। तो आंसर हमारा 3 क्लियर स्पष्ट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये सारा VVI प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बहुत आता है ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है, पाइप आर नॉर्मली प्रपोज्ड वेयर। कह रहा पाइप को आप कहाँ प्रपोज करेंगे, रिवर विड्थ इज वेरी लार्ज है वहाँ कर सकते हैं क्या, स्कोर डेप्थ इज वेरी हाई है वहाँ कर सकते हैं क्या, सुफिशेंट कुशन बिलो द स्लीपर इज अवेलेबल यहाँ करेंगे क्या, यस यही सही है। सुफिशेंट कुशन बिलो द स्लीपर इज अवेलेबल, यदि स्लीपर के नीचे पर्याप्त कुशन ब्लास्ट है तब आप क्या पाइप के लिए प्रपोज कर सकते हैं, यानी पाइप वहाँ पर आप दे सकते हैं। कहाँ लिखा हुआ है हमारे मैनुअल में, तो मैनुअल में लिखा हुआ है पारा नंबर 301 में आ जाइए का पॉइंट नंबर 2 को मैंने हाईलाइट कर दिया है। देखिए
पाइप आर नॉर्मली प्रपोज्ड वेयर सफिशिएंट कुशन बिलो द स्लीपर इज अवेलेबल। स्लीपर के नीचे यदि सफिशिएंट कुशन ब्लास्ट है तो आप पाइप के लिए प्रपोज कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्हेन ए स्क्यू क्रॉसिंग इज अनअवॉइडेबल इट इज एडवर्सिबल टू रिस्ट्रिक्ट द अस्क्यू इज। कह रहा है कि अस्क्यूज कितना होना चाहिए दोस्तों। तो हम लोग सभी जानते हैं कि आंसर इसका होता है 30 डिग्री, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, रेलवे के कंपटीशन के लिए VVI प्रश्न है। हमारा मैनुअल में भी कहाँ दिया हुआ है ये देखते हैं। 301 का पारा नंबर 3 पे आ जाइए। वेयर ए अस्क्यू क्रॉसिंग इज अनअवॉइडेबल इट इज एडवर्सिबल टू रिस्ट्रिक्ट द अस्क्यू टू 30 डिग्री। 30 डिग्री से ज़्यादा आप अस्क्यू नहीं कर सकते हैं ब्रिज को दोस्तों। तो आंसर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। EN 70% में तो मैक्सिमम बार ये आता ही आता है प्रश्न। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद करते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इन्वेस्टिगेशन फॉर माइनर ब्रिज शुड इंक्लूड पार्टिकुलर्स ऑफ। माइनर ब्रिज के इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या पार्टिकुलर्स इंक्लूड कर सकते हैं ये पूछ रहा है। क्या ट्रैक ज्योमेट्री इंक्लूड कर सकते हैं ओनली? नहीं। कैचमेंट एरिया, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक एंड एंटीसिपेटेड फ्लूइड लेवल, यस ये उपयोग कर सकते हैं। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर 2। कहाँ लिखा हुआ है? तो आज ये पारा नंबर 301 का पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? द इन्वेस्टिगेशन शुड कवर द particular of catchment area, the soil characteristics, the anticipated fluid level and other relevant hydraulic particulars। ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकुलर करते हैं जब आप माइनर ब्रिज का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 नंबर, कैचमेंट एरिया, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एंटीसिपेटेड फ्लूइड लेवल। ये सब चीज़ें देखते हैं दोस्तों जब क्या माइनर ब्रिज का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इन्वेस्टिगेशन फॉर इम्पॉर्टेंट ब्रिज इज कैरिड आउट इन हाउ मेनी स्टेज। करें इम्पॉर्टेंट ब्रिज का जब इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे तो कितने स्टेज में करेंगे? बहुत सिंपल सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आंसर हो जाएगा 3 स्टेज में करेंगे। कहाँ लिखा हुआ है? तो हमारे ब्रिज मैनुअल का पारा नंबर 303 का पहले लाइन में लिखा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन फॉर इम्पॉर्टेंट ब्रिज मे बी कैरिड आउट इन 3 स्टेज। कितने स्टेज में? 3 स्टेज में करेंगे। चलिए स्टेज का भी नाम पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो तीनों स्टेज क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है? टेक्निकल फेसिबिलिटी स्टडी, जिसको हम लोग रिकॉग्नाइजेंस सर्वे भी कहते हैं। दूसरा है टेक्नो इकोनॉमिक फेसिबिलिटी स्टडी, जिसको हम लोग प्रिलिमिनरी इंजीनियरिंग सर्वे भी कहते हैं। एंड चौथा है डिटेल सर्वे एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टेज, जिसको हम लोग फाइनल लोकेशन सर्वे भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 स्टेज में करते हैं। यही सवाल था। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है हमारा, टेक्निकल फेसिबिलिटी स्टडी फॉर इम्पोर्टेंट ब्रिज इज ऑल्सो नोन एज। कह रहा टेक्निकल फेसिबिलिटी को और किस नाम से जानते हैं? तो अभी हम लोग देखे थे दोस्तों, इसको हम लोग रिकॉग्नाइजेंस सर्वे भी कहते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 303 का 1 का ए में पढ़िए। टेक्निकल फेसिबिलिटी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? रिकॉग्नाइजेंस सर्वे कहते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। बी नंबर में जो दिया हुआ है टेक्नो इकोनॉमिक फेसिबिलिटी स्टडी, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिलिमिनरी इंजीनियरिंग सर्वे, यानी इसका ये भी नाम है और ये भी नाम है। एक और है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, वो तीसरे नंबर वाला के लिए पूछता है। 3 नंबर में क्या है? 3 नंबर में क्या कह रहा है? डिटेल सर्वे एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टेज को हम लोग बोलते हैं फाइनल लोकेशन सर्वे। इसका डबल नाम है, फाइनल लोकेशन सर्वे भी कह सकते हैं या डिटेल सर्वे एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टेज भी कहते हैं। तो हमारा प्रश्न था यहाँ सिर्फ टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी के लिए, तो आंसर हो जाएगा रिकॉग्नाइजेंस सर्वे। और 2 जो बचा हुआ दोस्तों आप उसको याद कर लेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्नों का सवाल ऐसे बनाते जाएंगे तो चैप्टर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। ड्यूरिंग रिवर सर्वे द लेंथ सर्वेड अप स्ट्रीम इज। कह रहा है रिवर सर्वे का जब सर्वे करते हैं तो अप स्ट्रीम में कितना लेंथ तक लेते हैं? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 किलोमीटर लेते हैं।
और ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VVI प्रश्न है। कौन कौन सा? एक अप स्ट्रीम वाला और एक डाउन स्ट्रीम वाला। डाउन स्ट्रीम में कितना सर्वे करते हैं और अप स्ट्रीम में कितना सर्वे करते हैं, एग्जाम में बहुत आता है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि लिखा हुआ कहाँ है। आ जाइए पारा नंबर 305 ब्रिज मलबा 2024 में पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं, सर्वे ऑफ रिवर। क्या कह रहा है? द रिवर शुड बी सर्वेड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में कितना? 8 किलोमीटर, यानी चलिए लिखते चलते हैं। अप स्ट्रीम में हो गया दोस्तों 8 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ द लोकेशन ऑफ द ब्रिज, यानी डाउन स्ट्रीम में कितना करते हैं? 2 किलोमीटर करते हैं। और ये VVI डाटा है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए। अप स्ट्रीम में 8 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में 2 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। चलिए अगला सवाल आपको बताना है बिना सोल्यूशन को देखे हुए। क्या कह रहा है? ड्यूरिंग रिवर सर्वे द लेंथ सर्वे डाउन स्ट्रीम इज। रिवर सर्वे का सर्वे करते हैं तो डाउन स्ट्रीम में कितना लेते हैं? चलिए बिना देखे हुए बताना है आपको। आंसर हो जाएगा कितना? 2 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर, क्योंकि डाउन के लिए कितना है? 2 किलोमीटर। अप के लिए कितना है? 8 किलोमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर 8 किलोमीटर। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 305 में आ जाइए, सर्वे ऑफ रिवर पढ़ते हैं। द रिवर शुड बी सर्वेड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 2 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में कितना करते हैं? 2 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में कितना करते हैं? 8 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस आर मेजर्ड। करा का जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस मेजर करते हैं वो कैसे करते हैं, किस आधार पे करते हैं? तो आइए देखते हैं। इसका आंसर होगा एट राइट एंगल करते हैं टू द सेंटर लाइन ऑफ द रेलवे। रेलवे के सेंटर लाइन से करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए दोस्तों कि ये हमारा ट्रैक है, ये हमारा ट्रैक है और नीचे से रिवर गई है, नीचे से रिवर गई है, ये नदियाँ बह रही है। तो ट्रैक के सेंटर से यहाँ से राइट एंगल लेते हैं इसका नदी का। ये राइट एंगल यहाँ से लेंगे, ये 90 डिग्री बनेगा और यही राइट एंगल में सेंटर क्या कर रहा है? ये राइट एंगल टू द सेंटर लाइन ऑफ द ट्रैक। ट्रैक के सेंटर लाइन से राइट एंगल लेंगे और फिर हम क्या करेंगे? अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे, जो हम अभी आपने डिस्कस किया हम दोनों ने मिलके कि अप में लेते हैं कितना? 8 किलोमीटर और डाउन में लेना होगा तो कितना लेंगे? 2 किलोमीटर जो सर्वे करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है नहीं दिखाए, चलिए बता देते हैं। पारा नंबर 305 में आ जाइए, सर्वे ऑफ रिवर का पॉइंट नंबर ये पढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। द डिस्टेंस ऑफ 8 and 2 किलोमीटर आर टू बी टेकन एज मेजर्ड एट राइट एंगल टू द सेंटर लाइन ऑफ द रेलवे। क्या कह रहा है? लाइन, सेंटर लाइन राइट एंगल पर लेंगे किसके? सेंटर लाइन के, रेलवे से, रेलवे के सेंटर लाइन से। एंड नोट अलोंग द कोर्स ऑफ द रिवर। नदी के किनारे से आपको इसको मेजरमेंट नहीं करना है, ट्रैक के सेंटर से राइट एंगल पे लेना है आपको। क्लियर, स्पष्ट कर दिया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इफ शार्प चेंजेज इन द बेड स्लोप अकर्स द बेड स्लोप शुड बी डिटरमाइंड। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ओवर शॉर्ट लेंथ। हाँ, कहाँ लिखा हुआ है देखते हैं। आंसर तो हो गया ओवर शॉर्ट लेंथ। कहाँ लिखा हुआ है? तो पारा नंबर 305 का 2 में आइए, पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। इन द केस देयर आर शार्प चेंजेज इन द बेड स्लोप द लोकल बेड स्लोप शुड बी डिटरमाइंड ओवर ए शॉर्ट लेंथ। जब हम लोग लोकल बेड स्लोप लेंगे तो क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे शॉर्ट लेंथ का। तो आंसर हो जाएगा ओवर शॉर्ट लेंथ। चलिए अगले प्रश्न। तो आज हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रहा है दोस्तों। जो लोग वीकली टेस्ट देना चाहते हैं, जो हमारे चैनल पर नए हैं, उनको मैं बता दूं कि वीकली टेस्ट चालू हो गया है अभी, और वीकली टेस्ट हर एक शनिवार को सैटरडे के सैटरडे AN का चल रहा है दोस्तों। AN का वीकली टेस्ट चल रहा है और 5 बजे से शुरू हो जाता है। और रेलवे एम्प्लॉय को जानते हैं कि समय नहीं मिलता, तो 5 बजे से रात में कभी भी अटेंड कर सकते हैं, 12 बजे रात तक, कोई दिक्कत नहीं है। और जो JEE की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हर एक संडे के संडे 5 बजे से टेस्ट शुरू हो जाती है
और रात में कभी भी आप अटेंड हो सकते हैं। दोनों का रिजल्ट जो है तो आप ऐप में ही अवेलेबल है, आप वहीं जैसे सबमिट करेंगे आपका मार्क्स, रिजल्ट, नेगेटिव, पॉजिटिव, सॉल्यूशन सब दिखा देगा। लेकिन इसका जो हम रैंक पब्लिश करेंगे वो रैंक आपको नेक्स्ट डे व्हाट्सएप पे आपको डाल देंगे। ऐसे रैंक आपको वहाँ भी दिख जाएगा, लेकिन टोटल हम आपको नेक्स्ट डे व्हाट्सएप पे डाल देंगे ताकि आपको पता चले कि हमारी लेवल अभी क्या चल रही है, दोनों के लिए, AN के लिए और JEE के लिए भी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी हम नया वीडियो बनाएं तो आपके पास मैसेज पहुंच जाए कि वीडियो बन गई है, अन्यथा आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो आई है कि नहीं आई है। धन्यवाद दोस्तों।